हाय, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला वाला पार्ट जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, लाइन वाइज जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके डेरिवेशन के बारे में देखा था कि भाई लाइन वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है और लाइन वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज कैसे करना है, उसका एक बहुत ही डिटेल्ड एग्जांपल देखा था। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरा वाला पार्ट कौन सा है, एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एरिया वाइज अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या तो एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे ढूंढेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने के लिए सिंपल फॉर्मूलाज भी है, फिर उसके बाद में ये इंटीग्रेशन के मेथड्स है, राइट, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक, और उसके बाद में गॉस लॉ भी है जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढने के लिए हेल्प करता है। तो आज हम देखेंगे कि एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ढूंढेंगे। सो एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज किसी एरिया पर फैला हुआ है। जैसे कि ये बोर्ड ले लो तो इसके एरिया पर चार्ज फैला हुआ है, नाइदर इनसाइड, राइट, बस इसके सरफेस पे ही फैला हुआ है। साइड के सरफेस इसको हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। ये जो बड़ा वाला सरफेस है इसी पे चार्ज फैला हुआ है, तो इसकी वजह से लेट्स से यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं हम एरियल चार्ज डेंसिटी से। एरियल चार्ज डेंसिटी ये फिजिकल क्वांटिटी है जो एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा विच इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट, और इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट है डी क्यू बाई डी ए। सो ये एरिया वाइज चार्ज डेंसिटी है, इसको यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो एरिया वाइज चार्ज डेंसिटी को यूज करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं कि कंसीडर ए सर्कुलर डिस्क of radius r चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, राइट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P located x distance away perpendicularly to the center of disk। मतलब डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है, वहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? सो पहले तो एक डिस्क ड्रॉ करेंगे रेडियस r की, राइट। सो लेट्स से ये एक डिस्क दी हुई है मुझको, राइट, और सेंटर से परपेंडिकुलरली दूर यहाँ पर एक पॉइंट P है एंड दिस पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, और मुझे ये रेडियस r भी दिया हुआ है डिस्क का, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है। अब इसके दो अलग अलग वेरिएशन है, ये मैं ये एक वेरिएशन यानी जो डेरिवेशन है उसके मेथड्स। अब डेरिवेशन में तुमको यही चीज ध्यान रखना है कि जो गिवन डेटा है ना उसके फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए। तुम जो एज्यूम करोगे उसके बेस पे आंसर नहीं आना चाहिए, मतलब तुम्हारे एज्यूम्ड वेरिएबल्स फाइनल आंसर में नहीं होने चाहिए, ये एक चीज है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो गिवन डेटा है वो है रेडियस r सिग्मा, राइट, और x डिस्टेंस अवे, तो हमारा आंसर इसी के टर्म्स में आना चाहिए। इसके अलावा जो कांस्टेंट है जैसे कि एप्सिलॉन नॉट या पाई वो चलेंगे, बट हमारे एज्यूम्ड वेरिएबल्स हमारे फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए। सो क्या करूंगा मैं,
कैलकुलेट करने के लिए एजम्पशन लिख देते हैं कि एज्यूम ए स्मॉल डिस्क ऑफ विड्थ dr at distance r from center. Therefore, electric field intensity at point P due to this disk, due to this elemental disk is as shown in figure. तो ये जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मैं क्या करता हूं कि एक स्मॉल एलिमेंटल डिस्क एज्यूम करता हूं। ये स्मॉल एलिमेंटल डिस्क मैंने एज्यूम की एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, और ये जो डिस्क है इस डिस्क की विड्थ ऐसे लिखोगे dr करके। सो r डिस्टेंस की दूरी पे मैंने dr विड्थ की एक डिस्क एज्यूम की है। अब इस डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, राइट, वो कहाँ होगी? चार्ज डेंसिटी सिग्मा, पॉजिटिवली चार्ज है, ये लिखना रह गया। डेरिवेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पॉजिटिव ही लेकर करते हैं। सरफेस कंसिडर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव नेचर इन नेचर, राइट। सो यहां पर ये जो मैंने छोटी एलिमेंटल डिस्क एज्यूम की है, इस डिस्क की वजह से मैं लेट से कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट पर से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी डीई इस डायरेक्शन में, और लेट से यहां पर एंगल बन रहा है थीटा। अब ये डीई को मैं रिजॉल्व कर देता हूं, राइट, ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और दूसरा वाला जो ये थीटा होगा बाय ज्योमेट्री, राइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। तो ये जो मैंने एज्यूम्पशन लिखा उसके बेस पे मैंने डायग्राम बना दिया। एज्यूम ए स्मॉल एलिमेंटल डिस्क, स्मॉल एलिमेंटल डिस्क मतलब जिसकी विड्थ बहुत छोटी सी है, राइट, of width dr at a distance r from the center, electric field intensity at a point p due to this elemental disk is as shown in the figure, right। इसमें भी electric field at point p due to this elemental disk is dE vector as shown in figure, राइट। फिगर में दिया दिखाई हुई है, डायरेक्शन ऑलरेडी बताया हुआ है डी। सो अब रिजॉल्विंग डीई इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, हैंस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी ड्यू टू समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा प्लस समेशन ऑफ डीई साइन थीटा। हाउएवर समेशन ऑफ डीई साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0। रीजन लिख सकते हो ड्यू टू ज्योमेट्री, या इसको थोड़ा और बेहतर लिखना चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सिमेट्रिक लोकेशंस ऑफ द एलिमेंट्स and their sign components will cancel each other, right। symmetric location of elements
symmetric location of elements and their sign components will cancel each other। मतलब क्या हुआ कि ये जो मैंने यहाँ इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, वैसे ही मैं अगर इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, राइट, तो उसका साइन कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा, ऐसे ऐसे जाएगी, तो उसका कॉस कंपोनेंट तो इधर ही रहेगा, साइन कंपोनेंट ऊपर जाएगा, दोनों साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो उसको हम ऐसा लिखते हैं कि सिमेट्रिक लोकेशंस ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर साइन कंपोनेंट्स विल कैंसल ईच अदर, राइट। इसीलिए समेशन ऑफ डी ई साइन थीटा 0 हो जाएगा। अब आगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी, देयरफॉर ई नेट जो मुझे मिलेगा वो सिर्फ डी ई कॉस थीटा की वजह से होगा, राइट। सो डी ई कॉस थीटा को समेशन विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, राइट। डी ई की वैल्यू ढूंढ लेते हैं अब। डी ई विल बी इक्वल टू के स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज, ये जो छोटा सा एलिमेंटल डिस्क एज्यूम किया है ना, उस पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू, राइट, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये जो एलिमेंटल डिस्क है, राइट, और ये जो मैंने पॉइंट लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट, तो यहां से पी तक का डिस्टेंस कितना है? सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट और डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। ये आ गई डी की वैल्यू, बट इसके अंदर हम जो डिफरेंशियल फॉर्मेट है चार्ज डेंसिटी का वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो डी क्यू सब्स्टिट्यूटिंग डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी ए, तो डी ई हो जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्दर डी ए मतलब हमने तो छोटी एलिमेंटल डिस्क एज्यूम की है डी आर की, राइट, डी आर की विड्थ की एक छोटी एलिमेंटल डिस्क एज्यूम की है, तो ये छोटी एलिमेंटल डिस्क का एरिया कितना होगा? सो वो एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफरेंस इनटू द विड्थ। ये भी एक याद रखने वाली चीज है कि छोटी एलिमेंटल डिस्क का एरिया कितना होगा, सर्कमफरेंस इनटू विड्थ, याद रखो ये, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये मुझे डी की वैल्यू मिल गई, देख लो एक बार और फिर से समझ लो। ठीक है, फिर से एक और बार, ई नेट मुझे ऐसे मिलेगा जिसमें डी साइन थीटा कैंसल हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्रिक लोकेशंस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिलेगी समेशन ऑफ कॉस थीटा से। समेशन ऑफ कॉस थीटा का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा। अब डी कॉस थीटा में से मैं डी की वैल्यू ढूंढ लेता हूं, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, डी इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। चाहो तो इधर वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो इस स्टेप के पहले के, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी ई विल बी के डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सो के डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज ऑन दिस डिस्क, वैसे तो ये पूरी डिस्क का ही चार्ज लेना है, पर पूरी डिस्क में से भी हमने एक पॉइंट लिया हुआ है कि उस पॉइंट की वजह से यहां होगा, वैसे हम कहीं पे भी वो पॉइंट ले सकते हैं। सो के क्यू के डी क्यू बाय आर स्क्वायर, डी क्यू यानी स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल डिस्क, तो वहां पर ये अप्लाई होता है एरियल चार्ज डेंसिटी, डी क्यू विल बी सिग्मा डी ए। अब एरिया ढूंढना है कि ये छोटी सी एलिमेंटल डिस्क का एरिया कितना होगा।
फॉर्मूला याद रखो उसका, 2 पाई r सर्कमफेरेंस इंटू विड्थ डी आर, राइट। अब फर्दर आगे इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के सिग्मा 2 पाई r डी आर, फिर आएगा कॉस थीटा, राइट, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और दूसरी साइड पे ये रहा मेरा ई नेट। अभी ये इंटीग्रेशन यहां से दो अलग अलग मोड लेता है। क्या है वो? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में ऑप्शन नंबर 1 है कि इंटीग्रेट, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड इन टर्म्स ऑफ आर, ठीक है, क्योंकि आर भी एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल बदलेगा। हम जैसी डिस्क लेंगे उस हिसाब से आर बदलेगा। आर का वेरिएशन होगा 0 से लेके कैपिटल आर, पूरी डिस्क की रेडियस तक। और थीटा भी वेरिएबल है। थीटा क्या है? एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे थीटा 0 हो जाएगा और यहाँ पे ले जाऊंगा तो मुझे दिया रहेगा कुछ एंगल के, भाई डिस्क का टॉप पार्ट पॉइंट पी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस हिसाब से हमें इंटीग्रेशन करना है, राइट। तो क्वेश्चन में कहीं पे भी हमको थीटा का मेंशन नहीं किया हुआ है। थीटा मेंशन किया रहता तो इंटीग्रेशन एक अलग टर्म्स में चलता, और क्योंकि हमको जो वैल्यूज दी हुई है आर, सिग्मा और एक्स, इन तीनों के बेसिस पे इंटीग्रेशन हमारा इन टर्म्स ऑफ आर आएगा। सो ये वाला फॉर्मेट हम अभी सॉल्व करेंगे। फिर ये भी मैं, देखते हैं टाइम रहता है तो बता देता हूं कि कैसे होगा। आगे बढ़ते हुए अब हम इन टर्म्स ऑफ आर ही करेंगे, तो ये इसमें से जो भी कांस्टेंट चीजें हैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दो। सो इंटीग्रेशन के बाहर के आ जाएगा, कांस्टेंट है, सिग्मा आ जाएगा, कांस्टेंट है, 2 पाई भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है, डी आर भी वेरिएबल है, कॉस थीटा भी वेरिएबल है, राइट। और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म दिया हुआ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसमें से आर वेरिएबल है। तो ये इंटीग्रेशन के अंदर, और इंटीग्रेशन का रूल ऑलरेडी मैंने लीनियर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त बताया था कि इंटीग्रेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल का हो सकता है। डिफरेंशियल वेरिएबल यहां दिया हुआ है डी आर, डिफरेंशियल वेरिएबल दिया हुआ है डी आर, बट एक्चुअल वेरिएबल्स आर भी है और थीटा भी है। तो क्या करना पड़ेगा? थीटा को आर के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस हिसाब से, और इस हिसाब से जाते तो हम आर को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करते। तो अभी तो हमारे पास में क्वेश्चन में थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये कॉस थीटा को हम आर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो कैसे कन्वर्जन होता है वो। तो कुछ ऐसे होगा, फिगर में से हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर, आर विल बी इक्वल टू एक्स टेन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग वर्ड्स के कमेंट्स लिखते जाओ। यहाँ पर भी ये चाहो तो यहाँ पर ये डी क्या है उसका कमेंट लिख सकते हो। डी आर विल बी इक्वल टू एक्स तो कांस्टेंट है, तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा जो होता है सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन आ गया, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन आ गया। तो करो सब्स्टिट्यूशन के सिग्मा 2 पाई, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ आर, आर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक्स टेन थीटा के टर्म्स में। नहीं, ये वाला सब्स्टिट्यूशन इसके टर्म्स में काम आएगा, टेन थीटा के लिए है ये सब्स्टिट्यूशन। तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, ये बाद में बताऊंगा।
इधर हमको कॉस थीटा को हटाना है ना, तो कॉस थीटा को हमें उसकी जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो ये ऐसा काम करेगा के सिग्मा 2 पाई आर डी आर कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस है x और हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्विंग के सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, x भी कांस्टेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। पाई एक्स न्यूमरेटर में रहेगा आर डी आर और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ एजम्पशन मेथड हमको लगाना पड़ेगा, राइट। क्या होगा वो एजम्पशन मेथड? ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 2r dr, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt, दोनों साइड से 2 कैंसल, राइट। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा के सिग्मा 2 पाई x इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर की जगह पे आएगा टी डी टी, राइट, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे आएगा टी स्क्वायर। और ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर था 3/2, तो 3/2, 2 कैंसल। स्टेप्स मत खा जाओ, सारे स्टेप्स लिखो। टी डी टी बाय टी क्यूब, टी स्क्वायर कैंसल, 1/t स्क्वायर। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट्स रखनी अभी बाकी है हमारे पास, है ना। आर की लिमिट्स आएगी 0 से लेके कैपिटल आर तक, क्योंकि आर हमारा डिफरेंशियल वेरिएबल है और आर के टर्म्स में ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने डिफरेंशियल वेरिएबल चेंज किया है तो लिमिट्स भी चेंज होगी, बट लिमिट्स कैसे चेंज होगी उसको जाने दो। इसको फिर से हम आर के टर्म्स में कन्वर्ट करके यही लिमिट यूज करेंगे। कैसे? देखो, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। इसको और आगे सॉल्व करो। फर्दर सॉल्विंग के सिग्मा 2 पाई x, राइट, -2 और +1 हो जाएगा t टू द पावर -1, ये हो जाएगा -1/t। अब t को फिर से r के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। के सिग्मा 2 पाई x, राइट, माइनस को बाहर निकाल दो टेम्पररी। 1/t की जगह पे क्या आएगा? 1/t की जगह पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। और अब हम लिमिट्स आर के टर्म्स में रखेंगे कि भाई आर का जो वेरिएशन है एग्जैक्ट सेंटर में 0 होगा और टॉप पे कैपिटल आर हो जाएगा। अब ये लिमिट्स रखने के बाद हम आगे सॉल्व करें तो होगा वो
माइनस के सिग्मा 2 पाई x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो r की जगह पे कैपिटल R आएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो x आएगा, है ना। r 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का रूट यानी सिर्फ x बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस के सिग्मा 2 पाई x, राइट। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये आया इंटीग्रेशन का आंसर, और फाइनली हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आई। अब इसको बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, जैसे के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एज इट इज रहने दो, 2 पाई एज इट इज रहने दो, एक्स एज इट इज रहने दो, या एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक अलग फॉर्मेट मिलेगा। सो एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई पाई कैंसल, 2 2 सा 4, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? कॉस थीटा। सो अगर तुमको ये वाला अगर एंगल दिया हुआ है ना, ये टॉप से मैंने कहा था कि अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है ना अल्फा, तो उसके टर्म्स में भी लिख सकते हो आंसर। सो कॉस अल्फा हो जाएगा, उसके टर्म्स में भी लिख सकते हो आंसर। बट अगर ये नहीं दिया हुआ है तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। मतलब मैंने जो लिखा है उस हिसाब से यही फाइनल आंसर आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता कि भाई डिस्क मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विद द गिवन पॉइंट पी, तो ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते थे, और यहां पर ऐसा लिख सकते हो कमेंट्स में कि अल्फा इज एंगल मेड बाय डिस्क एट पॉइंट पी। कौन सा एंगल है? डिस्क तो ऐसी गोल होती है, तो यहां से ऐसे एंगल, ये एक सॉलिड एंगल होगा, अल्फा एक सॉलिड एंगल होगा। बट उतना हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते, बस ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो डिस्क है पॉइंट के साथ में ऐसा लीनियर एंगल अल्फा बना रही है। सो ये है डेरिवेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल, राइट। और यहां पर वो सब्स्टिट्यूशन थीटा के टर्म्स में करते तो भी आंसर तुम्हारा ये वाला ही आता। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस भी है, स्पेशल केसेस। बोर्ड भर गया है पूरा। तो स्पेशल केसेस में मैं एक स्पेशल केस लेता हूं। क्या है वो स्पेशल केस? के पहला वाला, P इज एट सेंटर, और P अगर सेंटर पे होगा तो इसी फॉर्मूला में मॉडिफिकेशंस करूंगा, x हो जाएगा 0, और x 0 हो जाएगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब है कोई भी सरफेस ले लो, सरफेस पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इसके अंदर ना तो एरिया इंक्लूड हो रहा है, राइट, कुछ भी नहीं, बस चार्ज डेंसिटी इंक्लूड हो रही है और परमिटिविटी इंक्लूड हो रही है। सो इफ पॉइंट P इज एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी भी सरफेस पे कैसा भी हो, चाहे स्फीयर ले लो तो स्फीयर के भी सरफेस पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी। प्लेट ले लो, उसके सरफेस पे भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगी, ठीक है। और फिर एक और स्पेशल केस में अगर ले लूं कि भाई P इज वेरी फार, बहुत दूर है P, तो उसका मतलब क्या हो गया कि X इज मच मच ग्रेटर देन R। अगर X इज मच मच ग्रेटर देन R तो R को डिनोमिनेटर में इग्नोर कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। R को डिनोमिनेटर में मैंने इग्नोर कर दिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ X इज X, X अपॉन X इज 1, 1 माइनस 1 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत दूर मुझे जो मिलने वाली है वो है 0। When the point is very very far, the electric field intensity is going to be 0. और अगर R इनफाइनाइट है तो R बहुत बड़ा है, तो कैपिटल R बहुत बड़ा है, तो कैपिटल R बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे हम, कैपिटल R बहुत बड़ा है तो हम X को इग्नोर कर सकते हैं, तो वो X अपॉन R, 1 माइनस X अपॉन R, उस फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। सो दिस इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला और उसका एप्लीकेशन। ये एक डेरिवेशन है, बहुत ढंग से अच्छे से लिख लिख कर इसको प्रैक्टिस करो। फिर नेक्स्ट एक और डेरिवेशन ही है जो कि हमको वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में हेल्प करेगा। तो क्या होता है वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? वॉल्यूम वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डिफरेंशियल फॉर्मेट डी क्यू बाई डी वी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है वो एग्जांपल? कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर of radius r, volumetric charge density rho at point P, located, पहला वाला केस इनसाइड, पहला वाला केस हम आउटसाइड का लेंगे, आउटसाइड। दूसरा वाला केस होगा ऑन द सरफेस और तीसरा वाला केस होगा इनसाइड द स्फीयर। समझ में आया? तो इसको ढूंढेंगे हम। सो कैसे काम करेगा ये? तो फिर से डेरिवेशन है तो एजम्पशन चाहिए। सो एजम्पशन लिख देंगे हम। क्या एज्यूम करेंगे? कि एज्यूम में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बहुत छोटा हो गया ये, राइट। एजम्पशन करेंगे कि एज्यूम में
नॉन कंडक्टिंग, अब ये नॉन कंडक्टिंग का भी मतलब है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, सॉलिड का भी मतलब है ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, राइट। तो सबसे पहले तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है, कंडक्टिंग भी होता है। और मैंने ये कहा था फोर्स वाले चैप्टर में जब ये मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा था कि अगर कंडक्टर होगा और कंडक्टर के अंदर बाहर थ्रू आउट चार्ज होगा तो ये चार्ज रिपल्शन की वजह से सरफेस पर आकर बैठ जाएगा, क्योंकि सरफेस में ही वो मैक्सिमम दूरी पे होगा और रिपल्शन मिनिमाइज हो पाएगा अगर ये कंडक्टिंग है तो, राइट। कंडक्टिंग है तो ऐसा हो जाएगा, तो अंदर कुछ चार्ज बचेगा ही नहीं। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के लिए दूसरा वाला वर्ड है डाई इलेक्ट्रिक। सो नॉन कंडक्टिंग की जगह पे ये वाला वर्ड भी चलता है, डाई इलेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर, वो नॉन कंडक्टिंग का ही एक सिनोनिम है। क्या करेगा वो, उसमें चार्ज एज इट इज ही रहेगा, बाहर सरफेस पे जा नहीं पाएगा, चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे क्योंकि वो कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है, कोवैलेंटली बॉन्डेड सब्सटेंस है तो चार्ज को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो और मेटल का रहेगा तो क्योंकि मेटल में तो कंडक्टिविटी अच्छी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो सकते हैं, तो चार्ज मैनेज करके फ्लो होके आउटर सरफेस पे जमा हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर द नॉन कंडक्टिंग कह दो या डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर कह दो, राइट। सो ये रहा डाई इलेक्ट्रिक का एक स्फीयर, इसका रेडियस है कैपिटल आर और चार्ज डेंसिटी है रो। सबसे पहला वाला केस मेरे पास है पॉइंट पी लोकेटेड आउटसाइड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। फिर लिखो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P located outside the sphere can be calculated by assuming the sphere to be a point charge। समझ में आया कि भाई ये एक पॉइंट चार्ज ही है, तो कैसे ढूंढेंगे, सो ऐसा आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के चार्ज ऑन द स्फीयर बाय डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन होगा एक्स कैप, जिस डायरेक्शन में एक्स है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर मैंने नहीं लिखा है तो लिख देगा कि पॉजिटिवली चार्ज है। इसको फर्दर एक्सपांड करेंगे तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रो इंटू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना, बाय एक्स स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं तो वेक्टर का साइन डालो, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ऐसे डालने की जरूरत नहीं है पर रख दो, अलग अलग फॉर्म ही मिलेंगे, ये भी राइट है ये भी राइट है, बट हमारे पास में जो गिवन वेरिएबल्स है रो आर, तो उसके टर्म्स में मैं ढूंढ रहा हूँ रो आर, राइट। और यहां पर भी ये दिया हुआ रहेगा एट ए पॉइंट पी लोकेटेड आउटसाइड एट डिस्टेंस एक्स। और वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, राइट। 4 पाई कैंसल, रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर की वजह से दूर, राइट। सो स्फीयर को ही पॉइंट समझ के हमने काम किया, बट क्योंकि क्यू हमको गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो क्यू को एक्सपांड किया, रो गिवन है क्वेश्चन के अंदर पर वी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो वी को भी एक्सपांड किया। और क्योंकि वी के अंदर 4 पाई आ रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि के को भी मैं 4 पाई के टर्म्स में लिख दूं, सो दैट 4 पाई कैंसल हो जाए और ये फाइनल फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट
outside the sphere, rho r cube 3 epsilon naught, right, x square. ये हो गया केस 1. फिर केस 2. सो केस 2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P located at surface of sphere. तो देखो ये यहाँ पर, अब देखो हमने डिफरेंशियल फॉर्मेट यूज नहीं किया, यहाँ पर जो था उसका डिस्क्रीट फॉर्म जो था वही यूज किया है ना. यहाँ कहीं इंटीग्रेशन इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है, सिर्फ एल्जीब्रिक सॉल्यूशन से आंसर आया है. सो ये वाले फॉर्मूला से ही कंटिन्यू करते हैं हम. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर. यहाँ पर ऐसा लिखने का, यूजिंग राइट ऑन सरफेस x विल बी इक्वल टू r. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी रो r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी रो r बाय 3 एप्सिलॉन नॉट x कैप. वेक्टर के फॉर्म में लिखा है तो कैप डालना है, स्केलर फॉर्म में लिखा है तो फिर कैप नहीं डालो. सो ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. अब इनसाइड वाला जो किस्सा है यहाँ उसमें ट्विस्ट है. देखो क्या ट्विस्ट है. राइट, थर्ड वाला केस मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P लोकेटेड इनसाइड द स्फीयर. तो इसके लिए मुझे फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि भाई ये रहा मेरा स्फीयर और मुझे ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P. इस बार मैं इसको स्मॉल r से डिनोट करता हूं. वहां पर भी लिख दो इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r. राइट, सो इधर ढूंढनी है. ये बड़े स्फीयर का रेडियस मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी रो दी हुई है और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट P पे. राइट, सो इसके लिए कुछ ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be due to the sphere that is enclosed by R. राइट, ये R जो स्फीयर बना रहा है ना, उसी स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पे. बाकी के स्फीयर का कोई रोल नहीं है. समझ में आया. मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट P पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू द स्फीयर दैट इज एनक्लोज्ड बाय द गिवन डिस्टेंस. बाहर के स्फीयर से कुछ लेना देना नहीं है. सो चलो सॉल्व करें इसको. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू K. कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा इनसाइड, Q डिस्टेंस का स्क्वायर और R कैप.
चार्ज एनक्लोज्ड कितना हुआ रहेगा इतने से स्फीयर के अंदर, कैसे पता चलेगा? तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी विल गिव मी द चार्ज एनक्लोज्ड, या डी क्यू की जगह पे चाहो तो क्यू डैश भी लिखो, राइट? आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करो इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, आर स्क्वायर आर के साथ में कैंसिल हो जाएगा, के की जगह पर मैं लिख दूंगा 4πε0 4/3 पाई आर रो आर कैप। सो पाई 4 कैंसल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बची आर रो बाय 3ε0 आर कैप, है ना? सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे मिलेगी एट इनसाइड द स्फीयर। सो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पर कहीं पे भी इंटीग्रेशन का यूज नहीं हुआ, राइट? लीनियर में हुआ, एरिया वाइज हुआ, बट वॉल्यूमेट्रिक में नहीं हुआ। ये तीन केसेस वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी वॉल्यूम के थ्रू आउट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से। तब तक के लिए ये इंटीग्रेशंस जो है मैथ्स में है तो थोड़ा रिफर करके उसको प्रैक्टिस करो। ये जो डेरिवेशन है इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, देखे बिना लिखो, स्टेप्स को कनेक्ट करने की कोशिश करो, स्टेप्स को रिकॉल करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरह के डेरिवेशन से भरा पड़ा है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? सो मैथ्स की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, फिजिक्स की भी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। सी यू, बाय बाय।